ऑडिबल? यस, ऑडिबल ऑडिबल। ओके, मैं वीडियो में दिख रही हूँ? जी हाँ, ओके ऑल इज गुड। ओके, तो पिछले कुछ सेशन से आपको हम बताते जा रहे हैं कि कैसे आपके बच्चे को आप अच्छे संस्कार दे सकते हैं, आप कैसे अपने आहार में, अपने विचार में चेंज लाके अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब अपनी डाइट में, अपने विचार में, अपने योगा में, मेडिटेशन में ध्यान रखते होंगे और बच्चे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो सेशन है वो जो लास्ट मोमेंट की आप जिसकी सब वेट कर रहे हो, जब से आप प्रेग्नेंट रहे हो तब से आप सोच रहे होंगे कि कब आपकी डिलीवरी होगी, बच्चा कब आपके पास आएगा, सहन कर सकूंगी या नहीं, नॉर्मल होगा कि नहीं, सीजर होगा कि नहीं। ये सब आपके मन में थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश करूंगी कि आपके सब क्वेश्चंस, आपकी जो जो डर है वो आपको मैं दूर करूं। तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा पॉइंट वाइज ये सेशन को बनाया है, जिसमें आपको हम थोड़ा नॉलेज देंगे, जिससे आपको पता चलेगा क्या है, आपको कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे आपको अपनी टीम, बिकॉज ये जो नॉर्मल लेबर प्रोसेस है इट इज अ टीम वर्क, आप अकेले नहीं कर सकते। तो कैसे आपको अपनी टीम चूज करनी है, आपको कैसे रिलैक्स होना है, कैसे ब्रीदिंग करना है, कैसे अपने आप में विश्वास रखना है और कैसे अपने बच्चे से कनेक्टेड रहना है। तो ये सब बातें हम करेंगे और आपको थोड़ा थोड़ा आपका शक्ति बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉलेज। ऐसा कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन एक ऐसे भी कहावत है कि देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ अननोन। जिस बात का हमें पता नहीं होता उसका हमें थोड़ा थोड़ा डर रहता है। तो हम थोड़ा लेबर के बारे में, डिलीवरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो हमारा डर थोड़ा दूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बच्चे की 10th या 12th के एग्जाम्स होती है, तो हम उसको वो जिस स्कूल में उसका नंबर आया है वहां उसको लेके जाते हैं, उसकी बेंच दिखाते हैं, कहाँ बैठना है वो दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वैसे ही उसको एग्जाम का टेंशन है और एक नई जगह पे जाके एग्जाम देने का ज्यादा टेंशन रहता है। तो वो एक जगह दिखाते हैं, कहाँ बैठना है, वहाँ लाइट है कि नहीं, बेंच बराबर है कि नहीं, पंखा है कि नहीं। वो देख लेने से बच्चे को वो डर दूर हो जाता है। देन ही नोज कि उसको वहां जाना है, वहां थोड़ा बेंच ऊंचा है, नीचा है, लेकिन ही नोज, तो वो वहां जाके एग्जाम के दिन पे घबरा नहीं जाता। इसलिए हमें भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा तो वी नो, हमें पता है कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। थोड़ा थोड़ा हमें पता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि होने वाला है, दर्द तो होने वाला है, इंजेक्शन तो लगने वाला है, तो आपका डर थोड़ा दूर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ईडीडी। ईडीडी इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सब पेशेंट्स को डॉक्टर वो एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं। तो जस्ट रिमेंबर, इट इज एन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इट इज नॉट दी डेट ऑफ डिलीवरी। पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि मैडम हमारी डिलीवरी कौन सी डेट पे होगी, वो हमें नहीं पता होता है। वी डॉक्टर्स डू नॉट नो। अगर ऐसा होता तो गायनेकोलॉजिस्ट इतनी मेहनत नहीं करेंगे, वो तो हर डिलीवरी वीकडेज में ही कर देंगे, क्यों संडे के दिन अपना दिन बिगाड़ेंगे? नहीं। तो इट इज एन एक्सपेक्टेड डेट। ओनली 1% ऑफ पेशेंट्स डिलीवर ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अदरवाइज आपको जब से नॉर्मल लगता है तब से कभी भी आपको डिलीवरी का दर्द हो सकता है। यूजुअली जो डेट होती है उससे पहले दर्द हो जाए, डिलीवरी हो जाए तो बहुत अच्छा। नहीं तो डॉक्टर देखते हैं सब, अगर सब कुछ सही है, सोनोग्राफी में सही है, आपका बीपी बराबर है, बच्चे के आजू बाजू में पानी बराबर है, तो शायद 7 days वेट कर सकते हैं डेट चले जाने के बाद। और ज्यादा यूजुअली इन दिनों हम राह नहीं देखते हैं। पहले, बहुत पहले 15, 20 डेज हम राह देखते थे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करते हैं। आपको भी डॉक्टर कहे कि नहीं अब है, आपको एडमिट होना है, तो आपको होना चाहिए। फिर कई पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि दर्द है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डॉक्टर के वहां एडमिट होना है? तो दोज आर द प्री लेबर साइंस। उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा कमर में शायद दर्द होगा, कई लोगों को ऐसे कमर खींचते ऐसा दर्द होगा, कई लोगों को ऐसे क्रैम्स आएंगे, जैसे पीरियड्स के टाइम क्रैम्स आते हैं, ऐसे क्रैम्स आएंगे। कई लोगों को कमर से दर्द चालू होगा और पूरा आगे तक पेन जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो लेबर पेन।
दूसरा ये होगा कि आपको बच्चा जब 9वें महीने में बच्चा बड़ा होके रीब्स तक आ जाता है, तो आपको बैठने में तकलीफ होती है, आपको खाने खाने में तकलीफ होती है, आपको ऊपर एकदम रीब केज के नीचे बहुत हैवीनेस और फूला हुआ लगता है। लेकिन जैसे लेबर और डिलीवरी का टाइम पास आता है तो बच्चा थोड़ा नीचे उतरता है, तो हम उसे बोलते हैं लाइटनिंग। इसका मतलब है कि जो ऊपर का जो हैवीनेस है वो आपको चला जाता है, ऊपर की जगह थोड़ी खाली हो जाती है, आपको खाने पीने में दिक्कत कम होती है। लेकिन आपको हैवीनेस कहाँ होता है, नीचे के पार्ट में हैवीनेस चालू हो जाता है। आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होता है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, चलने में दिक्कत आती है, ऐसे घूमना करवट बदलने में भी आपको दिक्कत आती है, आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये सब निशानी है कि आपको अभी शायद थोड़े दिन में पेन्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अभी ये हुआ तो अभी 10 दिन में पेन होगा। नो, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सफेद पानी गिरता है। जब आपको पिंकिश डिस्चार्ज या रेड कलर का डिस्चार्ज आता है तो दैट इज द साइन कि आप 1-2 दिन में शायद लेबर में जाएंगे। अगर आपको पिंकिश डिस्चार्ज या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है तो आपको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। अभी दूसरी बात ये है कि आपको लेबर पेन्स कि आप डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है उसको हम लेबर पेन्स कहते हैं, लेकिन हम यहाँ इस सेशन के बाद में हम लेबर पेन वर्ड को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि लेबर लेबर सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो मजदूरी का काम है, बहुत पसीना गिराना है, जोर का काम करना है, वजन वाला काम करना है, और उसके साथ पेन, लेबर और पेन साथ होते हैं तो हमें उसकी सुन के ही घबराहट होती है। तो हमें ये नाम चेंज करके क्या रखना है, इट्स अ लेबर ऑफ लव, बिकॉज आपका जो बच्चा आने वाला है वो हस्बैंड और वाइफ के लव की निशानी है। तो वी डोंट से लेबर पेन्स, वी हैव टू से दैट इट इज अ लेबर ऑफ आवर लव। आप एक नई जिंदगी बना रहे हो, एक नई जिंदगी जीवन को जन्म दे रहे हो, तो थोड़ा थोड़ी तकलीफ तो होगी। सोचिए, अगर आप कोई नई रेसिपी बनाते हो तो उसमें आप सब सामग्री इकट्ठी करेंगे, उसको सब तैयार करेंगे, फल है या सब्जी है उसको काटेंगे, थोड़ा मसाला भूनना होगा तो भूनेंगे, सब तैयारी करेंगे, और उसके बाद एकदम धीमी आंच से शांति से वो रेसिपी बनाएंगे, तो ही वो जो रेसिपी बनाएंगे वो उसका अच्छा स्वाद आएगा। इसी तरह से ये तो हमें एक नए जीव को जन्म देना है, तो थोड़ा थोड़ी दिक्कत, थोड़ा थोड़ा तकलीफ तो हमें सहन करनी ही पड़ेगी। तो वी हैव टू बी रेडी के हम ये पेन सहन करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन हमें सोचना क्या है कि ये पेन सहन करने के बाद हमको एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हमको एक छोटी सी नन्ही सी जान हमारे हाथ में आने वाली है। तो वो मोमेंट कैसी होगी, a divine moment only. You will be so happy. That happiness cannot be compared with any other thing in life. तो ये क्या करना है हमें, ये हमारे प्रोसेस को, डिलीवरी प्रोसेस को एक डिवाइन मोमेंट में कन्वर्ट करना है। तो उस मेहनत करेंगे, हम थोड़ा सहन करेंगे। एवरी डिलीवरी इज डिफरेंट, हर डिलीवरी प्रोसेस अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को ये दूसरी दूसरी बार प्रेगनेंसी है तो उसको अपनी पहली डिलीवरी का प्रोसेस शायद याद आता होगा कि बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ पड़ती है। लेकिन आपको ये समझना है कि हर एक डिलीवरी अलग है, क्योंकि अभी जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो अलग है, वो आत्मा अलग है, इसलिए आपके हर डिलीवरी प्रोसेस अलग होने वाला है। तो आपको पहली डिलीवरी याद नहीं रखनी है, किसी और की डिलीवरी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है। को तो डिलीवरी में बहुत तकलीफ हुई, मुझे भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, किसी के साथ ये प्रोसेस को कंपेयर नहीं करना है। ये आपको यही सोचना है कि ये दर्द दर्द होने से, ये पेन के कारण मेरा बच्चा मेरे पास आने वाला है, तो ये दर्द कैसा है, ये दर्द तो एक मीठा दर्द है, तो ये मैं बहुत खुशी खुशी सहन कर लूंगी। आपको ये सोचना है कि मेरे घर एक मेहमान आने वाला है जो भगवान ने भेजा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला है, और पर्टिकुलरली अगर वो मेहमान आपके मायके से है, आपका भाई है, भाभी है, आपकी सिस्टर है, तो आप अपने घर को अच्छी तरह से सजाते हैं, आप अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, वो आते हैं, उनकी आपका स्वागत करते हो,
और रात को आप बहुत खुश होते हो, करे बहुत मजा आया, मेरी बहन आई, बहुत बातें की, बहुत मजा आया। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर वो मेहमान ऐसी कोई आंटी है, ऐसा कोई आपका ससुराल का कोई सगा है कि जो बहुत टॉन्ट मारता है आपको, अच्छी वाणी में बात नहीं करता है, तो आपको ये पूरा आप सब करेंगे, आप घर को सजाएंगे, आप खाना बनाएंगे, उनको अच्छी तरह से परोसेंगे, उनकी अच्छी तरह से आपका स्वागत करेंगे, लेकिन एंड में आप थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मन से खुश नहीं थे। तो हमको ये अपना डिलीवरी प्रोसेस इतना खुशी से पास करना है, इतना पीसफुल पास करना है, क्योंकि उसके एंड में जो हमें मिलने वाला है वो तो हमारे लिए बहुत प्यारा है। So we have to make this delivery process a moment of joy, a divine moment. So this is, you have to program your mind. अपने मन में ये विचार निकाल देना है कि मुझे तकलीफ पड़ी है। आपको यही सोचना है कि नहीं, ये पेन के कारण मेरा बच्चा मेरे पास आने वाला है, तो मैं ये अच्छी तरह से सहन करूंगी और मेरा डिलीवरी का प्रोसेस बहुत पीसफुल और हैप्पी रहेगा। हमें थोड़े स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में समझना है। Stages of labor, there are 3 stages of labor: the first stage, second stage, third stage, and the fourth stage. अगर आप बोले तो fourth stage is important for the doctors and not for the patients. सबसे important ये जो रेड में है, that is the latent phase. ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है. The first stage is divided into 2 parts: latent phase and active phase. Now, what is the latent phase? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये द यूट्रस है, पिंक पार्ट है, दैट इज द सर्विक्स। यू कैन, आप देख सकते हो कि सर्विक्स थोड़ा लंबा है और बंद है। तो ये यूजुअली 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये थोड़ा थिक होता है, अपना नोज जैसे थिक होता है, हार्ड होता है, वैसा होता है। लेकिन डिलीवरी जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है तो अपनी ईयरलोब की तरह वो सॉफ्ट होने लगता है और धीरे धीरे जब आपका पेन लेटेंट फेज में क्या होता है, धीरे धीरे पेन बढ़ता है। जैसे जैसे पेन बढ़ता है, ये सर्विक्स थोड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सर्विक्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द यूट्रस। धीरे धीरे सर्विक्स शॉर्ट होता है और धीरे धीरे ये जगह खुलने लगती है। यहाँ आप देख सकते हो कि आधा सर्विक्स पतला हो गया है और जगह काफी थोड़ी खुल गई है। और दिस इज द टाइम व्हेन बिल्कुल सर्विक्स डायलेट नहीं होता है और ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए, दैट इज द लेटेंट फेज ऑफ लेबर, दिस इज द टाइम विच यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। ये लेटेंट फेज 12 to 36 आवर्स तक लास्ट करता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि पेशेंट्स को ये टाइम पास ही नहीं कर सकते। अगर आप लेटेंट फेज में एडमिट हो जाते हो, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर में आप एडमिट हो जाते हो, लेकिन 3 to 4 सेंटीमीटर जब लेटेंट फेज पूरा होगा, तब तक आपको शांति से राह देखनी है। उसमें डॉक्टर भी कुछ बहुत एक्टिवली नहीं कर सकते। यूजुअली इस स्टेज में बहुत इंजेक्शंस या ड्रिप्स की असर नहीं होती है। There are conditions in which injections can help, but they are very less. So important thing is कि आपको लेटेंट फेज में धीरज रखनी है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी 1 फिंगर ओनली 1 सेंटीमीटर जगह हुई है, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि डॉक्टर सब कुछ सही है तो मैं घर जा सकती हूँ? अगर आपका बीपी बराबर है, आपके बच्चे की पोजीशन सही है, आपका घर हॉस्पिटल से बहुत दूर नहीं है, बच्चे के आजू बाजू में पानी सही है, तो आपको डॉक्टर घर जा बोल सकते हैं कि आप घर चले जाओ। क्योंकि क्या होगा कि घर में आप थोड़े कंफर्टेबल होंगे, आप घूमते फिरते रहोगे, आप किसी के साथ बातचीत करते रहोगे, धीरे धीरे पेन बढ़ेगा और जब पेन बढ़े तब आप हॉस्पिटल आ सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको रेडी रहना है कि 12 से 24 घंटे तक पेन हल्का हल्का रहेगा और तब मुझे ये टाइम अच्छी तरह से स्पेंड करना है। लेकिन यूजुअली क्या होता है हमारे साथ, डॉक्टर्स के साथ, कि पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं, देन पेशेंट की पेशेंस नहीं रहती है। उसके साथ जो रिलेटिव्स होते हैं, मैडम अभी कुछ करो, अभी मेरी बेटी तो थक गई,
वो चलती रहती है, जगह नहीं खुल रही है, आप इंजेक्शन दो, आप ड्रिप्स लगाओ, लेकिन आपको समझना है कि ये फेज में इंजेक्शंस और ड्रिप्स बहुत काम नहीं करेगी। आपको धीरज रखनी है। हम बाद में आपको जो सिखाएंगे रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो रिलैक्स होके आपको ये टाइम अच्छी तरह से स्पेंड करना है। After this latent phase is from 0 to 3 centimeter dilatation of the cervix. After 3 centimeters, it is known as active phase. Active phase वो बहुत जल्दी पास होता है, आपका दर्द बहुत बड़ा होता है, बढ़ गया होता है, इंजेक्शंस डॉक्टर लगाने लगते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं, एंड आपका ये एक्टिव फेज पास हो जाता है। The second stage of labor is the actual delivery process. जब आपकी जगह नीचे की पूरी खुल गई होती है, आपको डॉक्टर लेबर रूम में ले जाते हैं और आप पुश करके बेबी का डिलीवरी होती है। दिस इज यूजुअली फॉर 1 or 2 hours। अगर प्राइमरी में फर्स्ट डिलीवरी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कई बार तो 30 मिनट्स 15-30 मिनट्स में भी डिलीवरी हो जाती है। द थर्ड स्टेज इज जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो हम उसको मैरी होते हैं, स्टेज को हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। और फोर्थ स्टेज इज फॉर द डॉक्टर्स, इट इज फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो द मेन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि 0 to 3 सेंटीमीटर का जो टाइम है वो बहुत धीरे से जाएगा, आपको बहुत पेशेंस रखनी है, और ये टाइम जितना शांति से पास करोगे उतना ही आपका आगे का डिलीवरी प्रोसेस अच्छी तरह से पास हो जाएगा। नाउ कम्स दी विजुअलाइजेशन पार्ट। आगे हमने सब सेमिनार्स और में आपको सिखाया है कि आपको बेबी के अच्छे संस्कार के लिए, अच्छे गुणों के लिए कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे अपने बच्चे में अच्छे अच्छे गुण लाने के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे विजुअलाइज करना है। उसी तरह से आपके डिलीवरी प्रोसेस को पीसफुल हैप्पी बनाने के लिए भी आपको एक विजुअलाइजेशन करना है। क्योंकि डिलीवरी के बारे में आपका जो विजुअलाइजेशन है वो क्या है, जो आपने मूवीज और सीरियल्स में देखा है कि एक लेडी लेबर में है, वो पसीने पसीने हो रही है, वो चिल्ला रही है, डॉक्टर और नर्सिस यहाँ भाग 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 कर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, और देयर इज अ लॉट ऑफ फस एंड लॉट ऑफ कमोशन। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। बहुत कम ऐसी लेडीज होती है जो बहुत जोर से चिल्लाती है। यूजुअली दे आर वेरी काम एंड क्वाइट। तो आपके मन में ये जो विजन है कि चिल्लाना है, वहां पसीने पसीने डॉक्टर्स यहाँ वहां घूमते होंगे, नर्सेज यहाँ वहां भागते होंगे, वो आपको निकाल देना है। आपको ये सोचना है कि एक डिवाइन पावर है, जो परमात्मा है, जो उसका जो डिवाइन पावर है, उसकी बीम आप पे पड़ रही है और आपके बच्चे पे भी पड़ रही है, और उस ये जो डिवाइन बीम है, जो व्हाइट लाइट है, उसका बहुत सुंदर सा एक कवच, एक सुरक्षा कवच जैसा आपके आजू बाजू में बना हुआ है, और इसके कारण आपको और आपके बच्चे को परमात्मा रक्षा कर रहे हैं। आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये डे 1 जब आपको प्रेगनेंसी रहे तब से ये आपको विजुअलाइजेशन करना है कि द डिवाइन गॉड इज लुकिंग आफ्टर यू। फिर आपको जब आप 9वें 8वें महीने में लग जाए तो आपका विजुअलाइजेशन डिलीवरी के प्रोसेस के बारे में आपको करना है। आपको क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आपका जो डर है, आपका जो फियर है, उसको हमें बिलीव फेथ में कन्वर्ट करना है। आपका कॉन्फिडेंस पावर इंक्रीज करना है। जैसे आप बच्चे के अच्छे गुण के लिए भी विजुअलाइज करते हैं, इसी तरह से आपका डिलीवरी प्रोसेस एक पीसफुल हैप्पी प्रोसेस हो, इसके लिए भी आपको विजुअलाइजेशन करना ही है, ताकि आपका माइंड, आपके माइंड में वो प्रोग्राम हो जाए कि मेरा प्रोसेस सबके लिए, ये डिलीवरी प्रोसेस बहुत ही कठिनाई पूर्वक, बहुत ही पेनफुल होगा, लेकिन मेरे लिए तो एकदम पीसफुल प्रोसेस रहेगा, मैं बहुत अच्छी तरह से उसको सहन करूंगी। ऐसा आपके माइंड में एक प्रोग्राम होना चाहिए जिससे आपका डर निकल जाएगा। तो आपको विजुअलाइजेशन क्या करना है कि 9 में 8वां महीना लगे, 8 के 15 दिन चले जाए, तो आपको ये विजुअलाइज करना है कि मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने अपनी मम्मी को उठाया, मेरी मम्मी को बोला कि मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, तो हम अपनी जो भी बैग सब जो तैयार किया है वो लेके कार में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ सिस्टर होती है, सिस्टर मेरी जांच करती है, और सिस्टर डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। डॉक्टर आते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि अभी तो देर है, आप अपने रूम में चले जाओ और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओ। मैं जो रूम मैंने डिसाइड किया है वहां मैं जाती हूँ, मैं एकदम कंफर्टेबली लाई डाउन करती हूँ,
मैं अपना म्यूजिक सुनती हूँ, मंत्र चैंटिंग करती हूँ, मुझे जो सिखाया गया है ऐसे मैं ब्रीदिंग करती हूँ, मैं रिलैक्स हो रही हूँ, घूमती फिरती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, बातें करती हूँ, और धीरे 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 मेरा पेन बढ़ रहा है। बीच बीच में सिस्टर डॉक्टर आके मुझे देख के जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ सही है, नो प्रॉब्लम, आप रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा घूमो फिरो चलो। ऐसे करते करते मेरा दर्द बहुत बढ़ता है और फिर डॉक्टर आके बोलते हैं कि आपका अभी फुल डायलेटेशन हो गया है, आपको लेबर रूम में जाना है। मैं लेबर रूम में जाती हूँ। लेबर रूम में वहाँ सिस्टर होते हैं, डॉक्टर होता है, अच्छा सा मंत्र पीछे से गायत्री मंत्र गुनगुना रहा है कोई, और मैं अच्छी तरह से ब्रीदिंग करके अच्छी तरह से बैक डाउन करती हूँ। और थोड़ी देर में मुझे मेरे बच्चे की रोने की आवाज आती है। डॉक्टर मेरा बच्चा मुझे देता है और मेरा नन्हा सा बच्चा मेरे हाथ में है और मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। So this is the visualization which we have to do starting from 8 months onwards every day in the morning and every day in the evening. आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपका डर चला जाएगा और आपके मन में एक बिलीफ होगी कि नहीं, आपका जो प्रोसेस है बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही सुंदर रहेगा और आपका बेबी भी आपके लिए आपके पास आएगा। ये आपको क्यों करना है? क्योंकि आपको एक फियर, टेंशन, रेजिस्टेंस और पेन का एक विशियस साइकिल में से बाहर निकलना है। आपको फियर है क्योंकि आपने, मैंने बोला उस तरह से, आपने मूवीज, स्टोरीज या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पेन होगा, मैं सहन नहीं कर सकूंगी। जब ऐसी सोच आपकी होती है तो आप में टेंशन बढ़ जाता है। जैसे टेंशन बढ़ता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो योर बॉडी गोज इनटू अ फाइट और फ्लाइट मोड। जब बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में जाता है तो सब ब्लड सप्लाई गोज टू द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स एंड दे डू नॉट गो टू द यूट्रस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। तो जब यूट्रस को ब्लड सप्लाई थोड़ा कम मिलता है तो उसमें दर्द ज्यादा होता है, देन यूट्रस डजंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली, यूट्रस डजंट पुश द बेबी डाउन प्रॉपर्ली। दूसरा ये है कि जब टेंशन होता है आपको तो आपके बॉडी में थोड़े रेजिस्टेंस आता है, आपके मसल्स एकदम टाइट हो जाते हैं। तो आपको जो रिलैक्स होना है, जो नीचे के मसल्स को रिलैक्स करना है जिससे अच्छी तरह से बेबी की डिलीवरी हो, वो नहीं हो पाता। और जैसे आपके मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाथ पैर और आपकी पेरिनियम के, तो आपको पेन ज्यादा होते हैं, ज्यादा होता है। जैसे पेन ज्यादा होता है तो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ते हैं तो ऑक्सीटोसिन डिक्रीज होता है और पेन कॉन्ट्रैक्शंस डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये फियर, डर जो है वो दूर करना है, और ये विजुअलाइजेशन जो मैंने बोला वो करने से आपका डर दूर चला जाएगा, बिकॉज यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, नहीं मैं अच्छी तरह से ये प्रोसेस पास कर लूंगी। अभी नेक्स्ट आता है कि चूजिंग योर टीम। मैंने बोला आपको पहले कि चूजिंग योर टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो आप अकेले नहीं पास कर सकते। फॉरेन कंट्रीज में भी आपके हस्बैंड को साथ रहने देते हैं या आपके जो साथ फ्रेंड होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आपके साथ एक पूरा टीम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिलेक्टिंग योर डॉक्टर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली गायनेक डॉक्टर्स जैसे फैमिली डॉक्टर जैसे होते हैं कि आपकी मायके में आपकी मम्मी की या सिस्टर की या भाभी की सबकी डिलीवरी वहाँ होती है, या ससुराल में भी आपकी ननद की डिलीवरी या जेठानी देवरानी की डिलीवरी होती है, तो एवरीवन हैज देयर फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट। बट इट मे सो हैपन कि आप अगर वो डॉक्टर से जब भी मिलते हैं तो आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती है। तो डॉक्टर तो अच्छे है लेकिन उसके और आपके वाइब्स अगर अच्छे नहीं मिलते, नहीं है आपके साथ, उनका बात करने का तरीका या आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स सही तरीके से नहीं देते, तो यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ योर डॉक्टर, देन यू शुड टेल योर मदर और मदर इन लॉ कि नहीं मुझे ये डॉक्टर चेंज करना है, भले आपके फैमिली डॉक्टर हो बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। क्यों ऐसा करना है कि यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ योर डॉक्टर, क्योंकि एंड में आपको अपने डॉक्टर पे ही विश्वास रखना है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये डॉक्टर जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। कई बार हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स आते हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से या हाव भाव से हमें पता चलता है कि उनको हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको ट्रीट करने में भी हमें मजा नहीं आता और इनवेरिएबली दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ अवर ट्रीटमेंट।
There are so many patients who are happy with us, but there are one or two patients who are not happy with us because उनकी vibes हमारी vibe के साथ मिलती नहीं है. So you have to, when you select your doctor, don't see के हमारी family का तो सबकी delivery यहाँ हुई है, लेकिन you may not be comfortable. So select your doctor properly because end में आप doctors change करेंगे तो ज़्यादा problems हो सकते हैं. Then the hospital, आप जब डॉक्टर से मिलने जाते हो, जब पहले मैंने बोला ना कि 10th और 12th की एग्जाम होती है, तब आप स्कूल देखने जाते हो, आप बेंच देखने जाते हो. उसी तरह से आप जब जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने वाले हो, वो हॉस्पिटल में आप थोड़ा घूम लो. अगर आपको रूम्स देखने हो, रूम्स देख लो, 1 या 2 रूम आपको देख लो कि ये मिले तो अच्छा है, नहीं तो ये मिले तो अच्छा है, तो रूम भी आप डिसाइड कर लो. हो सके और अलाउ करे तो आप लेबर रूम भी देख सकते हो, कहाँ आपकी डिलीवरी होने जा रही है. आप लेबर टेबल कैसा होता है वो भी देख सकते हो. आप लेबर रूम में जाओगे तो आप वहाँ लेबर रूम की सिस्टर्स से, स्टाफ से भी मिलोगे, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो मुझे पता है. जब आप लेबर में जाओगे तो ऑलरेडी आपको पेन का टेंशन है और एक नया टेंशन आपको ऐड नहीं करना है कि मैंने लेबर रूम नहीं देखा था, ये सिस्टर से तो मैं कभी मिली ही नहीं हूँ. ऐसा नहीं होना है. अगर आप आपके ससुराल में है और डिलीवरी करवाने के लिए मायके में जाने वाली हो, तो 7th मंथ से पहले जब आप एक बार जाओ तो वो डॉक्टर डिसाइड कर लो, क्योंकि आप 7th मंथ के बाद जाओगे तब आपके पास टाइम कम रहेगा. सो यू डिसाइड योर डॉक्टर इन द सेकंड ट्राइमेस्टर इटसेल्फ कि आपको कहाँ डिलीवरी करनी है, कौन से डॉक्टर के पास, कौन से हॉस्पिटल में, so that end में you can concentrate on what you have to do and not which doctor or which hospital. Then the other most important part is the birthing partner. बर्थिंग पार्टनर वो है जो डिलीवरी के टाइम पे आपके साथ रहने वाले हैं. अगर आपके हस्बैंड है या आपकी मदर है या सिस्टर है, मदर इन लॉ है, फ्रेंड है, वॉट एवर. सिलेक्टिंग अ बर्थिंग पार्टनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि जो बर्थिंग पार्टनर है वो आपके साथ रहेंगे, उसको आपको सपोर्ट करना है, आपके पेन में आपको मसाज करना है, आपको थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. कई बार ऐसा होता है कि जो बर्थिंग पार्टनर होता है, जो मदर होती है और मदर इन लॉ होती है, वही इतनी एंशियस हो जाती है कि बहुत पेन हो रहा है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, अभी डिलीवरी नहीं हो रही है, मैडम आप सीजर कर दो, मेरी बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, बच्चे को तकलीफ हो जाएगी. तो द बर्थिंग पार्टनर भी एंशियस है तो उसकी एंजाइटी पेशेंट्स को जाती है. बिकॉज देयर इज अ थियरी नोन एज मिरर मोटर न्यूरॉन थियरी कि अगर एक रूम में अगर 2-3 जन और एक के स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो दूसरे के भी इंक्रीज होने लगते हैं. तो आपके बर्थिंग पार्टनर अगर एंशियस है तो उनके स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो पेशेंट के भी स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं. और जब वो दोनों बार बार सोचते हैं कि बच्चा तो सही है ना, बच्चा तो सही है ना, तो अंदर जो बच्चा बैठा है, जो सुन रहा है, वही सोचता होगा कि मुझे कुछ हुआ है, क्यों ये लोग बार बार पूछते रहते हैं कि बच्चा सही है, बच्चा सही है. then the baby also loses confidence कि नहीं, मुझे कुछ तकलीफ लगती है, मेरी डिलीवरी शायद नहीं होगी. तो ये सब नहीं, ये विशियस साइकिल में नहीं होना चाहिए. the birthing partner should be very calm, very quiet. उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं मदर को, उसको वेलकमिंग वाइब्रेशंस देने हैं बच्चे को. वो खुद मंत्र जाप कर सकते हैं या वो धीरे धीरे पेशेंट को मसाज दे सकते हैं. पेशेंट्स को अगर चलना फिरना है तो उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं और डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरह से फॉलो करते हैं. दूसरी एक बात है कि 9वें महीने लास्ट मंथ में आप जो फॉलो अप विजिट्स में जाओ तब आपके बर्थिंग पार्टनर जो आपके पास रहने वाला है उसको साथ लेके जाओ. क्योंकि क्या होता है कई बार हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर से मिलने आते हैं और पूरे 9 महीने में हस्बैंड वाइफ आते हैं. डिलीवरी के टाइम पे या मदर इन लॉ या लेडी पेशेंट, लेडी जो डॉक्टर पेशेंट के साथ होती है वो आती है. नाउ शी डजंट नो द डॉक्टर डजंट नो द लेडी. तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो. डॉक्टर कुछ बोलते हैं तो उसको लगता है कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दे रहे. और डॉक्टर इज क्वाइट बिजी, वो ये पेशेंट है, दूसरा पेशेंट हो सकता है, तो वो बैठ के आपके साथ बात नहीं कर सकते. लेकिन अगर 9 महीने की जो लास्ट विजिट्स होती है, अगर उसमें आपके वर्किंग पार्टनर आपके साथ जाते हैं तो ही और शी कैन आस्क व्हाटएवर क्वेश्चंस दे वांट टू आस्क. और डॉक्टर को पे पता है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आएगा, तो डॉक्टर ऑल्सो नोज कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे उसके मन में या ये ऐसा कुछ पूछ रही थी, तो उसके जवाब वो टाइम पे ही दे देते हैं. फॉरेन कंट्रीज में तो
लोग रेंट देके, पैसे देके बर्थिंग पार्टनर को हायर करते हैं, जिसको वो लोग डोला बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 8 9th मंथ में वो पेशेंट के साथ जाते हैं, उसको ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन सब सिखाते हैं, क्या तैयारी करनी है घर में, बैग वो सब तैयारी करवाते हैं। डिलीवरी के टाइम पे वो उनके साथ रहते हैं, उसको पुश करने में हेल्प करते हैं, उसको रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं, और डिलीवरी के बाद उसको बेबी का टेक केयर करने में हेल्प करते हैं। ये सब वो हायर करते हैं, वो पैसे दे के करते हैं। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हमारे पास तो बहुत सारे रिलेटिव्स, मदर इन लॉज, भाभी, फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे वर्किंग पार्टनर्स बन सकते हैं। सो वी आर वेरी लकी, बट वी हैव टू सिलेक्ट अ वर्किंग पार्टनर वेरी प्रॉपरली। कई बार हमारी पेशेंट्स होती है, उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं मैडम, मैं तो मेरी बेटी का दर्द नहीं दे सकूंगी, मुझे तो खुद को चक्कर आ जाएंगे, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। तो मैं बोलती हूँ कि तो बहन जी आप मत आइए, आप किसी आपकी भाभी को या सिस्टर को किसी को भेजिए, क्योंकि आप नहीं आए, मत आइए, आपको बीपी बढ़ेगा, आपको टेंशन रहेगा, तो आपकी बच्ची को भी तकलीफ होगी कि मेरी मदर को क्या हो गया। और हम किसका ध्यान रखें, आपका ध्यान रखें या पेशेंट का। तो ऐसा कुछ जिसको हो उसको नहीं जाना चाहिए, उसको घर रह के प्रार्थना करनी चाहिए, उसको प्रेयर्स करनी चाहिए। और जो थोड़ा स्ट्रांग हो, थोड़ा काम हो, एंजाइटी कम हो, उसी को डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट्स के साथ जाना चाहिए। नाउ मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि रिलैक्स होना है, रिलैक्स होना है। तो ये आपको रिलैक्स डिलीवरी के टाइम पे कैसे रिलैक्स होना है, उसके इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डिफरेंट पोस्चर्स, ये अलग अलग पोस्टर्स मैंने दिखाए हैं। अलग अलग पोस्टर्स से आपको रिलैक्सिंग फीलिंग हो सकती है। ये पहला है कि कई लोग चलते रहते हैं, उनको चलने में अच्छा रहता है, चलते चलते वो पेन अच्छी तरह से सहन कर सकते हैं। यू कैन वॉक ऑल्सो। ये दो पोजीशन है, अगर जो बर्थिंग पार्टनर है उसके साथ आपको उसका सहारा लेके आप खड़े रह सकते हो, और उस टाइम पे ये बर्थिंग पार्टनर है आपको बैक पे मसाज कर सकते हैं। इवन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ वॉल और अ डोर एंड यू कैन स्टैंड लाइक दिस। फिर ये पोजीशन काफी पेशेंट्स को कंफर्टेबल होती है, या चेयर होता है या टेबल पे ये लोग इस तरह से लेट जाते हैं, तो ये जो बैक है वो बैक के मसल्स रिलैक्स होती है। उसी तरह से टू बी ऑन ऑल फोर की, ऐसे छोटे बच्चे की तरह आप पिलोज लेके ऐसा पोजीशन ले सकते हो अगर कंफर्टेबल फील हो तो। कई पेशेंट्स को बैठ के अच्छा लगता है तो वो बैठे ही रहते हैं, क्योंकि उसको बैठ के अच्छा दर्द सहन कर सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे टेबल पे या बेड पे ऐसे लेट के पेन सहन करते हैं, और कई पेशेंट्स ऐसे करवट लेके एक्स्ट्रा पिलोज रख के सो जाते हैं। सो एनी पोजीशन यू कैन ट्राई, एनी पोजीशंस के जिसमें आप कंफर्टेबल रह सकते हो, उस तरह से आपको कंफर्टेबली वो टाइम पास करना है। स्पेशली द लेटेंट फेज आई टॉक अबाउट, इस तरह से धीरे धीरे आपका पेन सहन कर सकोगे, पेन बढ़ेगा और आपकी सहन शक्ति भी इंक्रीज होगी। दूसरा है कि एनवायरमेंट, मैंने पहले आपको बोला कि जब लेटेंट फेज हो तो आप घर जा सकते हो, घर में आपके बेड पे कंफर्टेबली सो सकते हो, घर में आपका जो एक कोना होता है या जहाँ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो वहां जाके बैठ के आप मंत्र जाप कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, और आपका लेटेंट फेज पास कर सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में आपको एक ऐसा कंफर्टेबल सा माहौल बनाना है, आपको अच्छी म्यूजिक, अपना एक अच्छा प्लेलिस्ट बनाना है जिसको आप सुन सकते हो वो लेबर के टाइम पे। अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो, आप मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हो, आप भजन सुन सकते हो, या कोई आप कमेंट्री भी सुन सकते हो। अगर ये थोड़ा रिलैक्सिंग कमेंट्रीज आर अवेलेबल व्हिच यू कैन लिसन टू। तो आप कॉन्स्टेंटली वो डिसाइड करके एक प्लेलिस्ट बना के आपको रखना है और वो आपको सुनते जाना है। ये सुनने से क्या होगा कि हॉस्पिटल में थोड़ा थोड़ी आवाज होती है, आजू बाजू कुछ किसी पेशेंट की डिलीवरी होती है, यहाँ वहाँ भागा दौड़ी होती है, तो वो दैट ऑल नॉइजेज आर शट डाउन एंड यू आर calming म्यूजिक को सुन के आप भी काम हो जाते हैं। देन यू शुड टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन जो मैंने बताया है, और आपको पिलोज, बेडशीट्स, मैट्रेसेस शुड बी कंफर्टेबल। उसमें मैं पर्टिकुलरली कहूंगी कि जो पिलोज होते हैं, जो हॉस्पिटल्स के पिलो होते हैं, कई बार पेशेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैडम आपके पिलोज बराबर नहीं है, थोड़े हार्ड है, कोई बोलता है थोड़े सॉफ्ट है। तो आपको जो पिलोज कंफर्टेबल है आप एक या दो पिलोज घर से लेके जाइए जिससे आपको कंफर्ट मिले। आपको ऑलरेडी पेन हो रहा है, आपको हर जगह से बॉडी में थोड़ा एक्स हो रहे हैं, तो जो चीज आप कंफर्टेबल कर सकते हो उसको आपको कंफर्टेबल करनी है।
हॉस्पिटल में इतने सारे पिलोज होंगे नहीं होंगे, वो सॉफ्ट होंगे हार्ड होंगे, तो इससे अच्छा है कि आप 1-2 पिलोज घर से लेके जाए, जिससे आपको एक्स्ट्रा पिलो पैड के नीचे रखना हो या सर के नीचे रखना हो, तो यू हैव ए कंफर्टेबल पिलो, और उसकी जो घर की स्मेल आती है उससे ज्यादा आपको अच्छा लगता है। इवन द बेडशीट्स ऑफ द हॉस्पिटल, कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि ये बेडशीट मुझे अच्छी नहीं लगती, उसमें से स्मेल आती है, क्योंकि वो डेटॉल की स्मेल, ब्लीच की स्मेल आती है। तो आप अपनी एक बेडशीट भी ले जा सकते हो और हॉस्पिटल के जो बेडशीट है उस पर लगा सकते हो, तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। Then the thing is massage. Massage is a very good relaxation technique. मसाज से क्या होता है कि डीप मसाज देने से ब्रेन को जो पेन होने वाले जो मैसेजेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो और अच्छी फीलिंग, द फील गुड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड, एंडोर्फिन्स आर सिक्रेटेड, तो आपको पेन जो है वो थोड़ा कम लगता है, आपको पेन आप सहन कर सकते हो। तो मसाज कैन ऑल्सो डिक्रीज दी स्ट्रेस हॉर्मोन्स, डिक्रीजेस दी कॉर्टिसोल। तो आप अलग अलग एरोमा ऑयल से मसाज कर सकते हो, आप लेवेंडर ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, क्लैरी सेज से मसाज कर सकते हो। लेवेंडर एंड क्लैरी सेज इज अ गुड, इट इज सेड दैट दे इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो उनका कंबाइन करके आप बैक पे, पैर पे मसाज करवा सकते हो। कई लोग विक्स और आयोडेक्स भी लगाते हैं, लेकिन ये हल्के हाथ से मसाज करने से आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट होगी, आप पेन अच्छी तरह से सहन कर सकोगे। सो आई टोल्ड यू अबाउट द अरोमा थेरेपी, जो मैंने बोला लेवेंडर ऑयल इज वेरी गुड। आप कई लोगों को हॉस्पिटल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, वहाँ जो डेटोल स्पिरिट की स्मेल आती है वो अच्छी नहीं लगती है, तो आप इंसेंस स्टिक से अगरबत्ती ले जा सकते हो, आप कोई धूप ले जा सकते हो और वहां लगा सकते हो, जिससे आपको अच्छी स्मेल आए और आपको अच्छा फीलिंग आए। आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, आप गायत्री मंत्र का यंत्र ले जा सकते हो, वहाँ गायत्री मंत्र लगा सकते हो, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, अगर आपके मोबाइल में प्ले लिस्ट में हो तो आप लगा सकते हो, जिससे आपको मेडिटेशन जैसा लगेगा, मंत्र चैंटिंग होता रहेगा और मेडिटेशन जैसा लगेगा। The last thing is epidural anesthesia. Epidural anesthesia is a type of anesthesia. एपिड्यूरल एनेस्थेशिया में क्या करते हैं कि आपके कमर में से एक बाल जैसी पतली ट्यूब पास करते हैं और उसमें से आपको एनेस्थेटिक एजेंट्स इंजेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो लेबर पेन्स है वो तो चालू ही रहेंगे, लेकिन आपको लेबर पेन सहन करने की आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको लेबर पेन फील नहीं होता है, आपको जो फीलिंग है वो चली जाती है। पेन्स चालू होते हैं, अपने आप कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, सर्विक्स डायलेट होता है, लेकिन आपको फील नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। लेकिन आपको एपिड्यूरल एनेस्थेशिया लेटेंट फेज में लेना है। आप एक बार एक्टिव फेज में मोर देन 3-4 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया तो एपिड्यूरल ले सकते हो, लेकिन उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी नहीं आती है। तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको एपिड्यूरल लेना है, तो आपके डॉक्टर के साथ आप बात करो, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थेशिया इज गिवन बाय एन एनेस्थेटिस्ट, तो यू कैन मीट द एनेस्थेटिस्ट आल्सो, यू कैन नो मोर अबाउट इट एंड यू कैन डिसाइड। आप पहले से बोल के रखो कि मैं मुझे एपिड्यूरल लेना है, तो आप जब लेबर में जाओगे, तो अगर आप लेटेंट फेज में होगे तो आपको डॉक्टर को एनेस्थेटिस्ट को बुला के एपिड्यूरल एनेस्थेशिया देंगे। एक ही बात मैं यहाँ कहूंगी कि एपिड्यूरल एनेस्थेशिया की सबसे बड़ी साइड इफेक्ट वो है कि आपका सर्विक्स जब फुल डायलेटेशन हो जाता है तब भी आपको पेन फील नहीं होता है, तो आपको जो पुश डाउन करना है वो आप नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते इसलिए इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ज्यादा होती है, फोर्सेप्स और वैक्यूम डिलीवरी बढ़ जाती है, क्योंकि आप पेन ले नहीं सकते। लेकिन अदरवाइज इट इज अ गुड मेथड टू बेयर द पेन। ये हमने देख लिया। अभी नाउ हम आएंगे कि ब्रीदिंग टेक्निक्स। ब्रीदिंग टेक्निक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग आर देयर, और ब्रीदिंग प्रॉपरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सही तरह से सांस लेते हो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग योर लेबर, देन आपको और आपके बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और आपको पेन करने की आपकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। अगर आप
प्रसव के दौरान सही तरह से ब्रीदिंग करते हो तो आपके यूट्रस के मसल्स को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलता है और आपको पेन कम महसूस होता है। आप अच्छा ब्रीदिंग करते हो तो आपके जो लेग्स के मसल्स को, सब हर मसल्स को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और क्रैम्प्स कम आते हैं। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरह से, सही तरह से ब्रीदिंग करो। उसमें there are 3 types of breathing. The first is deep breathing or distressor breathing, which is done during the pregnancy. पूरे 9 महीने के दरमियान उसको आपकी प्रैक्टिस करनी है। और in between contractions, जब आप लेबर में जाते हो तब between the contractions आपको deep breathing, distressor breathing करनी है। तो मैं आपको सिखाऊंगी, आप सब सीधे बैठ जाइए। और ये सिंपल ब्रीदिंग है बट इट इज अ डीप ब्रीदिंग। आपको सांस लेनी है, आपको लंग्स में ऑक्सीजन भरना है और फिर धीरे से बाहर निकालना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको काउंट करना है, जितने काउंट आप अंदर ब्रीथ करते हो उतने ही काउंट आपको ब्रीथ आउट करना है। तो जैसे हम करते हैं, हाथ ऐसे चेस्ट पे रखिए और स्टार्ट कीजिए। इन करिए 1 2 3 4, आउट 2 3 4, इन 2 3 4, आउट 2 3 4। ये धीरे धीरे आपको ब्रीदिंग करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जब बैठे होते हो, आप जब पढ़ते होते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप रीडिंग करते हो, तो आपको ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये ब्रीदिंग करने से आपको आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका डर कम होता है। आपको क्या सोचना है कि आप जब इनहेल करते हो, आप जब ब्रीथ इन करते हो, तब आप हैप्पीनेस अंदर लेते हो, आप शांति अंदर ले रहे हो। और आप जब ब्रीथ आउट करते हो तो आप आपकी सब डर, आपके सब टेंशन्स वो आप बाहर फेंक रहे हो। तो इसी तरह से आपको ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप लेबर में जब जाओगे तब भी आपको इन बिटवीन ये कॉन्ट्रैक्शंस ये ब्रीदिंग कर सकते हैं। The second breathing is surge breathing. Surge breathing is wave breathing. It is also called wave breathing. और ये ब्रीदिंग आपको ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस करना है। जब आप लेबर में जाते हो और आपको पेन आता है, तब आपको ये ब्रीदिंग करना है। उसके लिए आप क्या करना है, आपको दोनों हाथ आपकी नेवल के पास, अम्बिलिकस के पास रखने हैं। और जो मिडिल फिंगर है वो मिडिल फिंगर को आपको टच करना है नेवल के पास। हाथ रखिए और नेवल के पास मिडिल फिंगर को टच करना है। अभी आपको क्या करना है कि अब जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आपको ऐसा ऐसा सोचना है कि आपके पेट में एक बलून है और एक बलून और गुब्बारे में आप हवा भर रहे हो। उस तरह से आपका पेट फूलना चाहिए। सांस लंग्स और पेट दोनों में लेना है और काउंट करना है। जितने काउंट आप अंदर लेते हो उतने काउंट आपको बाहर निकालने हैं। जब आप ब्रीथ इन करते हो और आप पेट फुलाते हो तो आपकी जो मिडिल फिंगर्स जो टच हुई है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर हटनी चाहिए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको धीरे धीरे काउंट बढ़ाने हैं। इफ पॉसिबल आपको 15 ब्रेथ्स तक इन लेना है और 15 ब्रेथ्स तक आउट करना है। तो फिर जस्ट एक बार करते हैं। दोनों हाथ पेट पे रखो, मिडिल फिंगर को नेवल के पास टच करके रखो और डीप ब्रीदिंग करना है। जैसे गुब्बारा है आपको उसको फुला रहे हो उस तरह से डीप ब्रीदिंग करो। ब्रीद इन 3 4 5, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5, ब्रीद इन 2 3 4 5, ब्रीद आउट 2 3 4 5। इस तरह से आपको 5th या 6th मंथ से ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस चालू करनी है। मॉर्निंग और इवनिंग 15 मिनट्स तक आपको ये ब्रीदिंग करना है। आपको ब्रीदिंग करने के टाइम थोड़ी ध्यान रखने हैं कि जब आप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करो तब आपका पेट, आपको खा के तुरंत बाद ये नहीं करना है, आपका पेट खाली होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपको पेट में पेन हो, अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए कहा हो तो आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी ऐसी जगह पे करनी है जहाँ हवा का आना जाना रहता है, थोड़ा वेल वेंटिलेटेड रूम या प्रेस जगह पे जाके आपको ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है।
अगर आपको जब आप करते हो तो अगर आपको चक्कर आने लगते हैं तो आपको ये ब्रीदिंग नहीं करना है, ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। और जब आप ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हो तो किसी और को आपके साथ रखो, जिससे आपको अगर चक्कर आते हो, आपको कुछ तकलीफ हो तो वो तुरंत वहां आके आपको हेल्प करे। So these are the two types of breathing: deep pressure breathing during pregnancy and between contractions, or wave breathing during contractions. Now सबसे important है birth breathing, which is also known as J breathing. इसकी प्रैक्टिस आपको 9वें महीने में, 9वां लगे उसके बाद करनी है। मैं आपको समझाती हूँ कि जे ब्रीदिंग क्या है। इसमें ऐसा है कि इनहेलेशन तो करना है आपको, लेकिन एक्सहेलेशन, जो जब आप ब्रेथ बाहर, हवा बाहर निकालते हो तो बहुत जोर से बाहर निकालनी है। ब्रीथ इन करते हो और जब ब्रीथ आउट जोर से करते हो तो आपको सोचना है कि आपकी जो हवा, वो जो ब्रेथ है वो गले से उतर के लंग्स में से जाके, पेट में से जाके, यूट्रस में जाके सर्विक्स से बाहर निकलती है। उस तरह से आपको ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रेथ इन करके एक्सेल करने के टाइम पूरी बॉडी में से, सर्विक्स में से ब्रीथ आउट करना है। उस तरह का आपको सोचना है। अभी ये आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? ये आपको जब आप टॉयलेट जाते हो, स्टूल पास करते हो, तब आपको प्रैक्टिस करना है। याद रखें, जे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपको 9वें महीने में ही करनी है, उसके पहले आपको नहीं करनी है। तो जब आप टॉयलेट जाते हो तो आपको एक डीप ब्रेथ इन लेना है और ब्रेथ आउट करने के टाइम आपको पूरे थ्रोट में से, लंग्स में से, पेट में से, और आपको जोर से ऐसा पुश कर, आपको ब्रीथ आपका ऐसा जोर से पुश करना है जैसे आपको वो पुश से आपको स्टूल पास हो जाए। तो अगर आप ये ब्रीदिंग करने से आपके स्टूल को थोड़ा पुश कर सकते हो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये ब्रीदिंग करके मेरे बच्चे को भी थोड़ा नीचे पुश कर सकूंगी। रिमेम्बर, जे ब्रीदिंग इज व्हेन यू आर टेकन ऑन द लेबर टेबल और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको पुश करना है, तब आपको ये ब्रीदिंग करना है। ड्यूरिंग द लेबर, जब आपको कॉन्ट्रैक्शन ही आ रहे हैं, तभी आपको सर्ज ब्रीदिंग करना है। During each contraction you may do 2 or 3 surge breathings. Contraction एक करते हो, दूसरे करते हो, तीसरा करते हो, उस तरह से। जब contractions चला जाता है तब आपको सिर्फ डिस्ट्रेसर, डीप ब्रीदिंग जो मैंने सिखाया वही करना है। तो these are the 3 types of breathing which you can try. आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो, वो हर टाइम पे कर सकते हो, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यूरिंग लेबर, वो आप कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि कभी भी लेबर के टाइम पे आपका नाक और मुंह फुला के बंद करके आपको पेन नहीं लेना है, क्योंकि आप जब सांस लेना बंद करके आप पेन लेते हो तो बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलता है और बच्चे को डिस्ट्रेस हो सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। ये आपको कभी नहीं करना है। आपको सर्ज ब्रीदिंग, जे ब्रीदिंग नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। Now the next second last part is you have to trust your body. ये सब आपने रिलैक्सेशन कर लिया, आपने ब्रीदिंग कर दिया, लेकिन आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको सरेंडर करना है अपने आप को भगवान से। जब मैंने बोला कि पहले कि भगवान का सुरक्षा कवच आपके पास है और आपकी रक्षा कर रहा है, आपके बच्चे की रक्षा कर रहा है, तो आपको भगवान को सरेंडर करना है कि जो भगवान आप करते हो वो सही कर रहे हो। मैं तो आपका बच्चा हूँ, तो आपको जो सही लगे वो करो। और दूसरा ये है कि यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू योर डॉक्टर। आपको डॉक्टर को सौंप देना है कि कब इंजेक्शन देना है, कब ड्रिप्स चढ़ानी है, कब आपको लेबर रूम में रहना है, कब आपको एनिमा लेना है, दैट यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। और आपको ये सोचना है कि ये डिलीवरी तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले, 50 years before, when there were very few hospitals or no hospitals at all, delivery processes were going on. सबकी डिलीवरी हो रही थी, लेकिन ये बात अलग है कि तब कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा थे। अभी क्या है कि डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स है डिक्रीज, लेकिन आप तो वही हो, प्रोसेस तो वही है, बॉडी तो वही है, तो डिलीवरी इज गोइंग टू
occur. Another thing is you have to trust your body. Your body is made for delivery. भगवान ने जब आपको बनाया, जब आपको सिलेक्ट किया कि आप एक नए बच्चे को जन्म दे सकते हो, तो भगवान ने रास्ता भी अच्छा बनाया ही है डिलीवरी होने के लिए। ये आपको विश्वास रखना है। आप सोचिए दूसरे जो मैमल्स होते हैं, जो कुत्ता है, जो बिल्ली है, वो भी तो डिलीवरी करते हैं, देखा है ना आपने, उसके भी बच्चे होते हैं। तो क्यों उसका एकदम पीसफुल डिलीवरी होती है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनमें वो फीलिंग करते हैं, उसमें फीलिंग है, लेकिन वो बहुत एनालाइज नहीं करते हैं, बहुत सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत एनालाइज करते हैं, क्या होगा, कब होगा, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे, नर्स क्यों ऐसा कर रही है, इतना टाइम, इतने घंटे हो गए, अभी मुझे पेन क्यों नहीं हो रहा है। अभी मैंने आपको बोल दिया कि लेटेंट फेज लास्ट फॉर 12 to 36 आवर्स, तो अभी 36 आवर्स हो गए, अभी तक मेरा लेबर फेज चल रहा है, अभी मेरा लेटेंट फेज चल रहा है, क्यों एक्टिव फेज में मैं नहीं जा रही हूँ। ये आपको नहीं सोचना है, ये आपको 12 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे ये नहीं सोचना है। घड़ी की ओर आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको ब्रीदिंग करना है। सो यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर, यू हैव टू ट्रस्ट योर बर्थिंग पार्टनर, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकूंगी और मैं करूंगी। आपको सिर्फ अपना क्या करना है, आपको क्या करना है वही सोचना है, आपको किसी और के बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, दैट इज गर्भ संवाद करना है। आपको गर्भ संवाद पे पूरा सेशन हुआ है, कैसे आपको गर्भ संवाद करना है, कैसे अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, गर्भ संवाद के क्या एडवांटेजेस है, क्योंकि आप कनेक्ट करोगे आपके बच्चे के साथ तो आपको जीवन भर आपका बच्चा आपका सुनेगा, ऐसी बात आपको पता है। लेकिन गर्भ संवाद करने से ड्यूरिंग द लेबर, ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस भी बच्चा आपका सुनेगा। तो आप अगर आपने 9 महीने अच्छी तरह से गर्भ संवाद किया है, आप अपने बच्चे के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो गए हो, तो आपके डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे भी बच्चा आपका सुनेगा। तो आपको गर्भ संवाद करना है, 9वें महीने से आपको अपने बच्चे के साथ ऐसा गर्भ संवाद करना है कि अभी आपका पूरा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया है, बच्चा आपका पोजीशन बहुत सही है, और अभी आपको मेरे पास आने का टाइम आ गया है, तो आप धीरे धीरे नीचे उतरिए, आप धीरे धीरे टर्न हो जाइए, जिससे आप मेरे पास जल्दी आ सकेंगे। मैं और आपके पापा आपके लिए वेट कर रहे हैं। हमने आपके लिए आपका रूम सजाया है, हमने आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेके रखे हैं, आप जल्दी से हमारे पास आ जाइए। इस तरह का गर्भ संवाद आप अपने आप लिख के, यूट्यूब पे कई गर्भ संवाद 9वें महीने के अवेलेबल है, वो सुनते रहिए और पेट पे हाथ रख के बोलते रहिए, क्योंकि बच्चे को थोड़ा थोड़ा नीचे उतरना है 9वें महीने में। तो आप बोलोगे तो बच्चा नीचे उतरेगा। एक ऐसा एग्जाम्पल है कि एक आदमी था, उसको हिप्नोथेरापी चल रही थी उसकी, तो उसको हिप्नोसिस किया, तो उसने पूरा अपना लेबर और डिलीवरी प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन दिया कि मेरी मम्मी लेबर में थी, तब डॉक्टर ने आके बोला कि आपके बच्चे की जो सर की पोजीशन है वो सही नहीं है, वो पोस्टीरियरली रोटेट हो गया है, जिसको हम ओपी पोजीशन बोलते हैं, ऐसा है, एंड बच्चे का सर वो घूम नहीं रहा है। तो अगर आप दो घंटे में आपके बच्चे का सर घूमेगा नहीं, अगर टर्न नहीं होगा बच्चा, तो आपका सिजेरियन होगा। तो उसकी माता ने बोला ठीक है, फिर डॉक्टर चले गए, तो उसकी मम्मी ने पेट पे हाथ रखा और बोला कि बच्चा देखो, आपने सुना ना डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, अगर आप टर्न नहीं करोगे तो डिलीवरी सिजेरियन से होगी और आपकी मम्मा को बहुत पेन होगा, तो आप जल्दी से टर्न हो जाओ और नीचे उतर जाओ, जिससे आप डिलीवरी हो जाए और आप जल्दी से मेरे हाथ में आ जाओ। उसे 2-3 बार ऐसा गर्भ संवाद अपने बच्चे के साथ किया। आप नहीं मानोगे, 1 घंटे के बाद जब डॉक्टर देखने आए तो डॉक्टर ने देखा कि पूरा हेड टर्न हो गया है और आधे घंटे में तो पेशेंट की डिलीवरी भी हो गई। सो आपने देखा कि गर्भ संवाद करने से बच्चा आपका सुनता है। तो आपको कॉन्स्टेंटली लेबर प्रोसेस के दौरान बच्चे के साथ पेट पे हाथ रख के गर्भ संवाद करते रहना है कि अभी मुझे पेन हो रहा है। लेबर पेन्स के कारण आपको थोड़ा थोड़ा प्रेशर फील होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
मम्मी आपके साथ है, पापा आपके साथ है, आपके नाना नानी आपके साथ है, और जो डॉक्टर है वो भी आपके साथ ही है। अब जो भी हो रहा है, आपकी तबीयत अच्छी है और आप जल्दी जल्दी नीचे उतरिए, जल्दी जल्दी टर्न हो जाइए, जिससे आप जल्दी मेरे पास आ सकोगे। आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखा होगा कि जो ऑल इज वेल, सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो वो कर रही थी ऑल इज वेल। तो जब डिलीवरी हो गई और बच्चा रो नहीं रहा था, तो उन्होंने ऐसे ऑल इज वेल किया तो बच्चा रोने लगा। तो दिस इज राइट, बिकॉज वो ऑल इज वेल के साथ बच्चा कनेक्टेड है, ऑल इज वेल के साथ बच्चे को पता है कि ये मेरी माँ बोल रही थी, और ऑल इज वेल में सब कुछ सही है। ठीक है, तो उस तरह से आपको गर्भ संवाद ये पूरे टाइम पे करते रहना है। और ये एक साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि द बेबी डिसाइड्स व्हेन द लेबर प्रोसेस स्टार्ट्स। बेबी डिसाइड, ये मैं या आप या डॉक्टर नहीं डिसाइड करते कि आपका लेबर कब चालू होगा, बट द चाइल्ड इन यू, द बेबी हु इज डेवलपिंग इनसाइड यू, डिसाइड्स के लेबर पेन्स कब चालू होगा। ऐसा प्रूव हुआ है कि बच्चे में से थोड़े हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिससे यूट्रस और सर्विक्स में थोड़े चेंजेस आते हैं और लेबर प्रोसेस चालू होता है। तो बच्चे के कारण ही लेबर प्रोसेस होता है। तो आपको बच्चे के साथ कनेक्टेड रहना है, उसको 9वें महीने में आप गर्भ संवाद करके बोलते ही रहना है कि चलो आप नीचे उतरो, जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। ये अभी सब कुछ हो गया कि आपका, आपने रिलैक्स किया, आपने ब्रीदिंग किया, आपने चला, घुमा, सब कुछ किया, और फिर डॉक्टर ने आके बोला कि अभी ऐसा है कि आपका डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है और आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। तो कई बार पेशेंट्स, आप एकदम शॉक में चले जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लेबर एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो हर मोमेंट पे थोड़े थोड़े उसमें बदलाव आते रहते हैं, काफी उसमें ट्विस्ट और टर्न्स है। तो ऐसा टाइम आ सकता है कि सब कुछ पहले डॉक्टर ने बोला हो सही हो, लेकिन कोई कारण से डिलीवरी नहीं हो सकती हो तो सीजेरियन करना पड़े। तभी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको तभी एकदम शांति रखनी है और आपके पेट पे हाथ रख के बच्चे को बोलना है कि सब कुछ सही है, अभी डिलीवरी का प्रोसेस ऑपरेशन से होगा और आप मेरे हाथ में आ जाओगे। ये तो एक हीलिंग इंटरवेंशन है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। nothing is going to happen to either you or either to me. You will be with me within few minutes. तो सिजेरियन जब डिसाइड होता है, उसमें कई पेशेंट्स हमको ये बोलते हैं कि हमने पूरा लेबर पेन सहन किया, इतने कंधे पेन सहन किया, आपने मैडम पहले से बोला होता तो हम सिजेरियन करवा लेते। देखो, कोई डॉक्टर ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये पेशेंट को सीजर होगा। हाँ, ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम पहले से बोलते हैं कि आपको सिजेरियन करवाना है, जैसे बच्चा टेढ़ा है या उल्टा है या मैली नीचे है, और आइए आपको बहुत ज्यादा बीपी है, आपका पानी बहुत ही कम है, तो आपको सिजेरियन पहले से करना है। आपको लेबर प्रोसेस से पास नहीं होना है, क्योंकि इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू एंड योर बेबी। लेकिन जब आपका सब कुछ सही है तो हम लेबर प्रोसेस को होने ही देना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेबर में the passage, the passenger and the pain, they should be well coordinated, then only a neighbor normal delivery can happen. Passage means आपका जो रास्ता है, पैसेंजर मीन्स आपका बच्चा है, और पेन में आपको जो पेन हो रहा है वो सब कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। जब पेन होता है तभी बच्चे को नीचे उतरना है, तभी बच्चे को थोड़ा टर्न होना है और तभी जगह को खुलना है, तब नॉर्मल हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा पेन होता है लेकिन जगह नहीं खुलती है, बहुत सारा पेन होता है लेकिन बच्चा नीचे नहीं उतरता है, और कई बार बच्चा नीचे है, जगह खुली नहीं है लेकिन पेन ही नहीं हो रहा है, तो भी डिलीवरी नहीं हो सकती। तो देयर आर मेनी 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 कॉजेज के आपका डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो और सिजेरियन हो जाए, तो आपको उसको डरना नहीं है। पहले के जमाने में सिजेरियन वेर रिस्की, देयर वर मेनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी, सो लोग उससे डरते थे। लेकिन इस जमाने में द सिजेरियन, the technique of cesarean is so good, so developed, it has become a very safe surgery. इतने अच्छे अच्छे इंजेक्शंस आए हैं, the anesthetic agents are very good, the antibiotics are very good,
तो आपको पेन कम होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और अभी तो एक ही स्टिच की डिलीवरी होती है, आपको पेन भी कम होता है। पहले आज से 20 साल पहले 7-8 दिन तक हॉस्पिटल में पेशेंट्स वो रखते थे, लेकिन अभी तो थर्ड डे पे हम छुट्टी देते थे। विदिन 10 डेज आप घूमते फिरते हो जाते हो। मैंने जो खुद सिजेरियन किए हुए, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि दूसरे दिन हम देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है सिजेरियन हुआ है, और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि 10 दिन तक सोते रहते हैं और खड़े नहीं होते। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे सहन कर सकते हो, आप कैसे अपने माइंड को आपने प्रोग्राम किया हो। अगर आपके माइंड में पहले से वो ब्लॉक हो कि नहीं मुझे तो नॉर्मली करनी है, नॉर्मली करनी है, नॉर्मली करनी है, और फिर सिजेरियन होता है, तो फिर आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो और फिर उसमें से आप बाहर जल्दी नहीं आते हो। तो आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए, बिकॉज लेबर मैंने बोला इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, किसको क्या कब हो वी कैन नेवर प्रेडिक्ट। सो दैट्स व्हाई वी गायनेकोलॉजिस्ट ऑलवेज हैव डार्क सर्कल्स, क्योंकि हमारी रातों की नींद खराब हो जाती है, हमारे संडेज बिगड़ जाते हैं, हमारी छुट्टियां बिगड़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये पेशेंट अब लेबर में जाएगा, इसकी नॉर्मल हो जाएगी, इसकी सीजरियन होगा। ऐसा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी डॉक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। देयर आर ओनली फ्यू कंडीशंस जब हम बोलते हैं नहीं इसको सिजेरियन करना है। तो ये मैंने थोड़े सिजेरियन के इंडिकेशंस, कब सिजेरियन होता है, एबनॉर्मल लाई मींस बच्चा टेढ़ा हो, आड़ा हो, उल्टा हो, तो कीफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन जो मैंने अभी बोला कि पैसेंजर पैसेज और पेन का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तब कीफेलोपेल्विक, कीफेलो मींस बेबी का हेड और पेल्विक मींस जो मदर का जो पेल्विस बोनी स्ट्रक्चर है उसमें बराबर फिटिंग नहीं होता है। तो बच्चा या तो ये बहुत छोटा होता है और बच्चा नीचे नहीं उतरता है, या बच्चे का सर बहुत बड़ा होता है तो उसमें से पास नहीं हो सकता है। देन कॉर्ड एक्सीडेंट्स मींस जो आपको हम बोलते हैं कि नाल गले के आजू बाजू में वो टर्न हो जाती है या नाल नीचे आ जाती है। फीटल डिस्ट्रेस मींस बच्चे की धड़कन कम हो जाती है, बच्चा अंदर टॉयलेट कर जाता है, तभी हम सिजरियन देना पड़ता है। और कई तरह होते हैं कि अगर बहुत बीपी बढ़ गया या मदर को कुछ और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो तो हम सिजेरियन करते हैं। इसमें ये पोजीशंस दिखाई है, इसमें ये मैंने खास दिखाया है कि कई बार पेशेंट्स हमको 9वें महीने में पूछते हैं सब सही है ना, सही है, तो हम बोलते हैं हाँ सही है, क्योंकि पोजीशन बढ़ती होती है कि सीधा बच्चा है, नीचे हेड है और कुछ प्रॉब्लम दिखते नहीं, दिखाई नहीं देते। लेकिन लेबर के टाइम पे आपको ये देखना है कि ये जो सर है, ये सर फ्लैक्स्ड है, उसका जो चीन है इट टचेस द चेस्ट, so this is the normal position and at this position the baby can deliver। कई बार बेबी की पोजीशन ये होती है कि उसका सर ऐसे पीछे की तरह मुड़ा हुआ होता है, तो दिस बेबी कैन नॉट डिलीवर नॉर्मली। लेकिन कई बार पेन के कारण अगर ये बच्चा टर्न ले ले, ऐसा मुंह मोड़ ले, तो फिर ये हो जाती है। तो इसमें आपका गर्भ संवाद काम लगेगा। डॉक्टर जब बोलते हैं कि बच्चे का सर घूम नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हो बच्चे को कि भाई तू थोड़ा टर्न हो जा, तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। सो दिस बेबीज कैन नॉट डिलीवर नॉर्मली बट दिस बेबी कैन डिलीवर नॉर्मली। लेकिन फिर जब बच्चा आड़ा हो तब, या बच्चा उल्टा हो, ये सब उल्टे बच्चे हो, जब से पैर नीचे आ गए, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती। कई बार फिर पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमने तो पेन भी सहन किया और फिर सिजेरियन हुआ, इससे अच्छा कि हम पहले से ही करवा लेते। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है, जो आपको पेन हुआ, उसमें से जो बच्चा पास हुआ, थोड़े घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो पास हुआ, तो उससे क्या होता है कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन आता है, यूट्रस के मसल्स जो सिकोचते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, उससे बेबी के लंग्स में से जो फ्लूइड होता है वो निकल जाता है, तो डिलीवरी के बाद बेबी को सांस लेने में अच्छा रहता है। सो दिस the baby when passes through the labor process it is good for the baby also। और कई बार ऐसा है कि मदर के बॉडी में से पेन को सहन करने वाले थोड़े हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये बेबी में ये हार्मोन्स बेबी को भी पास होते हैं। तो बेबी जब वूम से बाहर आता है तो दुनिया में आने के बाद उसको एडजस्टमेंट करने में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। सो इट इज गुड दैट द बेबी ऑल्सो पास टू दिस प्रोसेस। भले सीजर हुआ हो लेकिन एटलीस्ट उसने वो प्रोसेस से पास हुआ, तो उसके लिए वो तो सही ही है। तो एंड में आपको ये लास्ट स्लाइड है, व्हाट आर द प्रिपरेशंस बिफोर एडमिशन, कि आपको पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें जाने से पहले क्या लेके जाना है, क्या लेके आए। यूजुअली आपके डॉक्टर आपको कहेंगे, लेकिन दिस इज अ जनरल लिस्ट कि जब 9वां महीना चालू हो तो आपको एक बैग बना के रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स
और जो जो दवाइयाँ आप लेते हैं, अगर बीपी की, डायबिटीज की लेते हैं, वो आपको थायराइड की लेते हैं, वो आपको लेके जाना है। आपके गाउन्स और पजामास जो है वो लेके जाना है। मैं खास यहाँ कहूंगी कि जो भी कपड़े आप लेके जाओ वो पुराने घिसे हुए स्मूथ कपड़े लेके जाओ, उसको धो के एकदम साफ सुथरे करके लेके जाओ। नए नए गाउन्स, नए पजामे सब लेके जाओगे तो आपको बॉडी को वो अच्छा नहीं लगेगा, द स्मूथनेस विल नॉट बी देयर। Undergarments, you have to take large size of undergarments, not the regular which you wear, but the two, 1 or 2 size larger. You take glass and spoons. You take dry snacks, and those should be non-spicy. मतलब आप थोड़ा बिस्किट ले सकते हो, थोड़ा नमकीन ले जा सकते हो, लेकिन वो तीखा तला हुआ नहीं हो जाना चाहिए, जिससे आपको बीच बीच में थोड़ा कुछ खाना हो तो आप खा सकते हो। आप पानी, आप जूस, नींबू का पानी, ग्लूकोज का पानी वो भी ले जा सकते हो। सैनिटरी नैपकिन्स यू हैव टू टेक। यू हैव टू टेक ओल्ड एंड क्लीन बेडशीट्स, ओल्ड स्मूथ क्लोथ्स टू क्लीन द बेबी। बच्चे को साफ करने के लिए, बांधने के लिए, कुछ गंदा हो साफ करने के लिए आपको क्लीन पुरानी बेडशीट्स, पुराने दुपट्टे चलेंगे, लेकिन आपको धो के साफ करके लेके जाना है। बेबी क्लोथ्स, डायपर्स, वाइप्स, व्हाटएवर यू वांट यू कैन टेक। एंड मैंने जब बोला बेडशीट्स, पिलोज, इंसेंस स्टिक्स, आपको आपका अगर यंत्र ले जाना हो बजाने के लिए, वो सब आपको लेके जाना है। और इन द एंड, दिस इज द मिरेकल विच इज गोइंग टू बी इन योर हैंड्स एट द एंड ऑफ दिस डिलीवरी प्रोसेस। सो आई होप कि ये सेशन के बाद आपका डर सब चला गया होगा एंड आप सब कॉन्फिडेंट हो गए कि आप ये डिलीवरी प्रोसेस में से पास हो सकोगे। तो थैंक यू। जय गुरुदेव। धन्यवाद अल्पाबेन। ओके। बहुत ही बढ़िया सेशन था।